everyone, welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And for the latest videos and updates, you do not forget to press the bell icon. If you want to become our Telegram group member, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये टॉपिक नंबर 11 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक में प्रेजेंट है, जो एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एचएससी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, उनमें उस क्वेश्चन बैंक में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रेजेंट है, आज उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में मैं लाइव बनी हुई हूं आपके साथ। यदि आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन इसमें था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ठीक है। उसमें जो पहला था, इन अ कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल इज नेम्ड एज। तो पहले आप टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। तो ये है आपका टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो कार्बिनोल सिस्टम में इस टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल को आप क्या कहोगे? तो इसे कहा जाता है ट्राइमिथिल कार्बिनोल, क्योंकि इसमें 3 मिथिल है, 1, 2 और 3, इसलिए हुआ ट्राइमिथिल कार्बिनोल। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। तो आपको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, दैट इज ROH में। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? तो इनमें से यूज करोगे आप LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction between Grignard's reagent and aldehyde other than formaldehyde leads to the formation of। तो अब आप यूज कर रहे हो Grignard's reagent RMgX, उसके साथ आप यूज करने वाले हो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड और Grignard's reagent को आप साथ में रिएक्ट करोगे तो पहले आपको मिलेगा एक एडक्ट जो अनस्टेबल होगा, तो ये होगा MgX, करेक्ट। फिर ये हो जाएगा हाइड्रोजन और एक दूसरा R यहां ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सपोज इसको R' दे दे हम, तो ये R' हो गया। अब उसके बाद आप इसमें H3O+ डालोगे तो आपको फाइनली मिल रहा है प्रोडक्ट जो है सेकेंडरी अल्कोहल। तो Grignard's reagent प्लस एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक बात तो आप याद रखें जो मैं अभी यहाँ पे बता रही हूं, यदि आप Grignard's reagent को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिड। यदि आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। आप यदि Grignard's reagent को एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि आप उसे कीटोन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये 4 चीजें याद रखें। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ इथिल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स। तो ये है आपका इथिल अल्कोहल, ठीक है। इसको यदि आप ऑक्सीडाइज करो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, तो पहले तो आपको मिलता है इथेनॉल, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो ये पहले आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, बट ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। एसिटाल्डिहाइड मिलते ही यदि आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, एसिटाल्डिहाइड मिलते ही यदि आप इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलता है एसिड।
तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है एसिटिक एसिड। तो इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 H2SO4 पहले मिलेगा एसिटल्डिहाइड और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके देगा एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट है ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, when vapors of tertiary butyl alcohol are passed over hot copper it gives। तो tertiary butyl alcohol पहले ड्रॉ कर ले, तो ये है आपका tertiary butyl alcohol और यदि आप tertiary butyl alcohol के वेपर को हॉट कॉपर के ऊपर से जो है पास करवाओ तो आपको फाइनली इलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन यहां से एंड OH यहां से, तो आपको मिलता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट और इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइलिन। तो ये क्या है आइसोब्यूटाइलिन, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड एनिसोल गिव्स। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है फिनॉल रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग प्लस OCH3। तो ये है एनिसोल। एनिसोल को यदि आप ट्रीट कराओ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ तो आपको मिलेगा फिनॉल दैट इज OH प्लस मिथिल आयोडाइड दैट इज CH3I। तो ये मिलता है आपको फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, the reagent used to convert phenol to 2,4,6-trinitrophenol is। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको फिनॉल दैट इज बेंजीन रिंग OH, ये है फिनॉल, उसको किस में कन्वर्ट करना है 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनॉल, नॉट नाइट्रो, ट्राइब्रोमोफिनॉल में। तो 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनॉल में से कन्वर्ट करना है और इसके लिए आपको रिएजेंट लगेगा Br2 in water, that is option C। Next question, very short answer questions 1 mark। तो उसमें फर्स्ट है why do phenols give deep colorization with neutral ferric chloride। तो फिनॉल्स न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके डीप कलर क्यों देते हैं, क्योंकि फिनॉल्स जब न्यूट्रल फेरिक ऑक्साइड के साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्ट करते हैं तो वो डीप कलर देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के वजह से वो आपको डीप कलर देंगे, जैसे पर्पल देंगे या वायलेट या ग्रीन, ऐसे डीप कलर मिलेगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। तो ये है आपका फिनॉल जो न्यूट्रल FeCl के साथ रिएक्ट करके डीप कलर का न्यूट्रल जो है फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है अलॉन्ग विथ 3HCl और ये फेरिक फिनॉक्साइड आपको देता है डीप कलर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो याद रखिए ये सारे जो भी हैं अल्कोहल्स ये डिसोसिएट होके बनाने वाले हैं जो है वो अल्कोक्साइड आयन। तो सबसे पहला है मिथिल अल्कोहल जो डिसोसिएट होके देगा मिथॉक्साइड आयन, फिर इथिल अल्कोहल जो देगा इथॉक्साइड आयन, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल देगा आइसोप्रोपल ऑक्साइड आयन। देखिए तो ये इस तरह से ये डिसोसिएट होके बना रहे हैं और सबसे लास्ट में जो है वो है टर्शियरी अल्कोहल, तो ये भी आपको देगा ये अल्कोक्साइड आयन। अब याद रखिए इन अल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये सब कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, करेक्ट, तो ये कॉन्जुगेट बेस में जो स्टेबिलिटी होगी बेस का वो एसिड स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है वो है आपका ए, ये सबसे जो है स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और प्लस आई इफेक्ट जो है ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम स्टेबिलिटी। तो ए में तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है, बी में थोड़ा ज्यादा है इसलिए वो लेस स्टेबल है देन ए, सी में तो दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट है इसलिए वो और भी कम स्टेबल एज कंपेयर टू ए एंड बी, और डी में तो और भी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है क्योंकि तीन तरफ से है इसलिए डी इज वेरी मच लेस स्टेबल देन ए बी एंड सी।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए वाला कॉन्जुगेट बेस, इसलिए ओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज योर मिथेनॉल। फिर उसके बाद कौन है? बी वाला कॉन्जुगेट बेस, इसलिए फिर ओ इथेनॉल नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर उसके बाद स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है? सी वाला, इसलिए फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस डी है, और इसलिए उससे रिलेटेड जो एसिड है वो सबसे वीक एसिड है। नेक्स्ट, राइट आयुपिक नेम ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल। तो ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर क्रोटोनिल अल्कोहल, उसका आयुपिक नेम है ब्यूट 2-in-1-ol। ठीक है, तो आपको अल्कोहल है मेन पैरेंट कंपाउंड, तो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करना है 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे अल्कोहल है। ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2-in, और 1 नंबर पे अल्कोहल इसलिए 1-ol। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन का आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो बताना है। तो ये है आपका प्रोपीन, और प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद ऑक्सीडेशन, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और सेकेंड स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के प्रोपीन आपको देता है 1-प्रोपेनॉल। तो क्या देगा आपको? 1-प्रोपेनॉल, वो मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन टू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड जब ट्रीट किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन यू गेट एस्पिरिन या फिर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। तो कौन सा रिएक्शन है? सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपका OH जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करके यहाँ पे आपको दे देता है एस्पिरिन प्लस एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद HI। तो जब एनिसोल HI के साथ रिएक्ट करता है तो आपको तो एक तो मिलता है फिनॉल और दूसरा मिलता है मिथिल आयोडाइड। तो क्या मिलेगा? फिनॉल प्लस मिथिल आयोडाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन ईथर्स। तो ईथर्स जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं परऑक्साइड। तो जब भी ईथर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो देंगे आपको परऑक्साइड। तो उसका एग्जांपल है डाईइथिल ईथर। तो ये है आपका डाईइथिल ईथर, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो आपको दे रहा है परऑक्साइड, दैट इज परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। नेक्स्ट, write with the help of chemical equation show what happens when cumic peroxide is treated with dilute acid। तो ये वाला सिर्फ रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्यूमिक हाइड्रोपेरोक्साइड है। तो क्यूमिक हाइड्रोपेरोक्साइड जब ट्रीट हो रहा है डाइल्यूट HCl के साथ तो आपको मिलता है यहाँ पे फिनॉल प्लस एसीटोन। तो इतना पार्ट ये जो है टूट के बन जाता है एसीटोन और रिमेनिंग पार्ट ज्वाइन होके बनता है फिनॉल। तो क्यूमिक पेरोक्साइड के साथ जो है वो डाइल्यूट HCl रिएक्ट करे तो आपको मिलता है फिनॉल प्लस एसीटोन। नेक्स्ट, ड्रॉ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो जनरली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ये है फिनॉल और उसके ऑर्थो पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप लगाइए। तो ऑर्थो मतलब पोजीशन नेक्स्ट टू दिस कार्बन, इस कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है वो ऑर्थो है, करेक्ट। तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगाया तो ये हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है। तो ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो एंड हाइड्रोजन ऑफ दी OH वो दोनों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन पेंट 3-enol। तो फॉलोइंग रिएजेंट का पेंट 3-enol पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये है आपका पेंट 3-enol, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5th पोजीशन पे आपका जो 3rd पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है इसलिए 5 कार्बन है पेंट, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3-इन और ये एल्डिहाइड इसलिए अल। जब वो रिएक्ट करेगा H2Ni के साथ तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों भी रिड्यूस हो जाएगा।
जब वो H2Na के साथ रिएक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड भी और CHO ग्रुप दोनों भी रिड्यूस होगा। बट जब आपका पेंट 3 इनल रिएक्ट करेगा LiLH4H3O+ के साथ तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही रिड्यूस होगा। तो याद रखिए LiAlH4 जो है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, बट H2Na दोनों को भी रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल कैसे प्रिपेयर करोगे? तो ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको आप पहले ट्रीट करोगे NaOH के साथ। जैसे आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और NaOH का OH एंड इसका H चला जाएगा वाटर बन के बाहर, तो ये बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बना है, ठीक है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बना है आपका, उसको आप यदि फर्दर ट्रीट करो NaOH के साथ तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फर्दर ट्रीट करो NaOH के साथ तो मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को अब आप ट्रीट करोगे डाइल्यूट HCl के साथ तो मिलेगा फिनॉल। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप में जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में, फिर सेकेंड स्टेप में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट NaOH के साथ रिएक्ट करके देगा सोडियम फिनॉक्साइड, और थर्ड स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके देगा फिनॉल। नेक्स्ट, व्हाट राइट कोलबेस रिएक्शन, राइट कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबेस रिएक्शन क्या होता है? जब ट्रीटमेंट होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन का विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उधर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इस रिएक्शन को कहते हैं कोलबेस रिएक्शन। तो देखिए सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल का आयन और उसमें सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CO2 एट 398 केल्विन 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको पहले देगा सोडियम सैलिसिलेट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहां जो सोडियम है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कीजिए और ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन लगा दीजिए, सॉरी सोडियम लगा दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 एंड सोडियम यहां, फिर उसको H3O+ का ट्रीट कीजिए तो ये सोडियम भी चला जाएगा और वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू, पहले पिक्रिक एसिड, दूसरा पैराबेंजोक्विनोन। तो पहले हम पिक्रिक एसिड का देखेंगे। तो फर्स्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो जब आप फिनॉल को ट्रीट करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपको देगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो फिनॉल ऑन ट्रीटेड में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो यह है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको मिल रहा है पिक्रिक एसिड प्लस वाटर। पिक्रिक एसिड मतलब फिनॉल के दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब आपको बनाना है सेकेंड, दैट इज सेकेंड वाला, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन। तो सेकेंड कंपाउंड क्या है? पैराबेंजोक्विनोन। तो जब फिनॉल को आप ऑक्सीडाइज करोगे क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। जब फिनॉल को ट्रीट करोगे क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब आपको मिलता है पैराबेंजोक्विनोन। तो ये है फिनॉल जिसको आप क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर सकते हो या फिर सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 का ट्रीट करो तो आपको मिलता है पैराबेंजोक्विनोन। तो यह है पैराबेंजोक्विनोन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो अब आपको ए और बी जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले जो है एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं रिएक्शन लिखती हूं वापस। तो ये है आपका एसिड प्लस अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड
वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है और यहां से OH निकालना है। तो इस तरह से वाटर निकल गया, जो बाकी बचा है उसे आपस में जोड़ दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है ईस्टर। तो अल्कोहल प्लस एसिड ऑलवेज गिव ईस्टर, ठीक है। तो आपको क्या मिला है यहाँ पे, ईस्टर। तो अल्कोहल प्लस एसिड क्या दिया, ईस्टर। तो ये है मेरा ए। अब बी, तो जब ईस्टर को आप रिड्यूस करोगे H2Ni के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जब ईस्टर रिड्यूस हो रहा है H2Ni के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो अब आपको याद रखना है यहां पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। तो ये एक अल्कोहल देगा और ये दूसरा, दैट इज आपको पहले देखिए ये एक अल्कोहल देगा और ये दूसरा अल्कोहल, मतलब ये मिलेगा आपको C2H5OH प्लस C2H5OH। तो इस तरह से आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, क्योंकि ये भी 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये भी 2। तो ये हुआ बी, दैट इज इथिल अल्कोहल। तो आपको बी क्या मिला, इथिल अल्कोहल। तो इस तरह से आप ए एंड बी पहचान सकते हैं। तो एसिड जो है, एसिड प्लस अल्कोहल give you A, that is ester. Ester on reduction with H2Ni give you again alcohol. Next, write chemical equation for acetyl chloride with. तो एसिटिल क्लोराइड का इन बाकी चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो पहले विथ फिनॉल, तो एसिटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, वो है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये है एसिटिल क्लोराइड। जब वो रिएक्ट होगा इथेनॉल के साथ, दैट इज C2H5OH के साथ, तब वो आपको देगा वापस ईस्टर। तो आपको याद रखना है यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए वो माइनस HCl हो गया और बाकी जो बचे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से वो जुड़ जाएंगे और आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट ईस्टर। तो जो आपका एसिटिल क्लोराइड अलोंग विथ अल्कोहल विल लॉस HCl और फिर आपको दे रहा है ईस्टर। सेकेंड है विथ फिनॉल, तो सेकेंड विथ फिनॉल, तो वापस आप लीजिए एसिटिल क्लोराइड, तो वापस एसिटिल क्लोराइड है प्लस फिनॉल, दैट इज बेंजीन रिंग एंड OH। तो एसिटिल क्लोराइड प्लस फिनॉल, वापस जो है HCl निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl लूज होगा और बाकी सब जोड़ दीजिए, तो वापस आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ईस्टर ही। तो यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट वापस, दैट इज ईस्टर। तो मैंने ये फिनॉल का OH O और उसको जोड़ दिया है कार्बोनिल कार्बन से, तो ये मुझे वापस मिल रहा है ईस्टर। देखिए ये O को आप फिनॉल के कोई भी पोजीशन पे जोड़ सकते हो, नहीं तो बोलोगे मैडम आप यहाँ पे इस कार्बन को जोड़े थे और अभी आप इस कार्बन को जोड़ रहे हो। सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, बाकी पोजीशन सेम है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, What is the action of following on phenol at low temperature? तो इन सब रिएजेंट्स का फिनॉल पे लो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। लो टेम्परेचर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक डिफरेंट टेम्परेचर पे फिनॉल इन रिएजेंट्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो पहले फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, तो फिनॉल रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे देने के लिए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है एट लो टेम्परेचर, तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो जब फिनॉल रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, तो वो देता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो याद रखें, जब फिनॉल रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, दैट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट लो टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर, तो आपको मिलता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, फिनॉल विथ CS2Br, ठीक है, फिनॉल विथ CS2Br2। तो जब फिनॉल रिएक्ट करेगा Br2 के साथ एंड CS2 एट लो टेम्परेचर, तो आपको अगेन मिक्सचर मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल प्लस HBr, बट मेजर प्रोडक्ट होगा आपका पैराब्रोमोफिनॉल। तो याद रखें, लो टेम्परेचर पे जो फिनॉल है इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा देता है। नेक्स्ट,
एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लूकस रिएजेंट। तो एक अननोन अल्कोहल है और मैंने आपको कहा है कि उसको लूकस रिएजेंट के साथ ट्रीट करो। तो आपको ट्रीट करने के बाद बताना है कि जो वो अननोन अल्कोहल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सा जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो लूकस रिएजेंट रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आपको यदि लैब में डिस्टिंग्विश करना है तो आप यूज करोगे लूकस रिएजेंट। यदि मैंने आपको 3 विकल्प दिए, एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी अल्कोहल और एक में टर्शरी अल्कोहल, और कहा मुझे डिस्टिंग्विश करो, तो आप यूज करोगे लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। उसका रिएक्शन ये है कि कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके देगा आपको अल्काइल क्लोराइड। तो अल्कोहल जो है वो लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल होते हैं, बट जो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल क्लोराइड वो लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं होता। तो अल्कोहल लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल है, बट अल्कोहल जो लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है अल्काइल क्लोराइड, वो लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं है। और इसलिए ये रिएक्शन के बाद आप जब अल्कोहल देखो वो क्लियर सोल्यूशन है, अल्कोहल को लूकस रिएजेंट में डालो क्लियर है, बट जैसे ही प्रोडक्ट मिलेगा वो रिएक्शन बन जाएगा टर्बिड। और टर्शरी अल्कोहल जो है लूकस रिएजेंट के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और इसलिए लूकस रिएजेंट डालते ही तुरंत वो टर्बिडिटी दिखा देंगे। बट सेकेंडरी अल्कोहल को टर्बिडिटी दिखाने में या प्रोडक्ट फॉर्म करने में टाइम लगेगा, और प्राइमरी अल्कोहल तो फॉर्म ही नहीं करेगा जब तक आप उसे हीट नहीं करोगे। तो इस तरह से आप तीनों अल्कोहल को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो विथ लूकस रिएजेंट। तो आपको क्या याद रखना है? अल्कोहल प्लस लूकस रिएजेंट, प्रोडक्ट इज अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए वो टर्बिडिटी दिखाने लगता है, धुंधलापन दिखाने लगता है। टर्शरी अल्कोहल रिएजेंट पे डालते ही तुरंत धुंधलापन या तुरंत टर्बिडिटी दिख जाएगा, मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है। यदि आपने कोई अल्कोहल डाला और टर्बिडिटी दिखने के लिए टाइम लग गया, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और आपने अब तीसरा अल्कोहल डाला और टर्बिडिटी दिख ही नहीं रहा है, फिर आपने सॉल्यूशन को हीट किया और फिर टर्बिडिटी दिखा, मतलब हीट करने के बाद, तो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन दिखाना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड लूकस रिएजेंट। तो पहले तो आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल पता होना चाहिए, तो ये है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस लूकस रिएजेंट दैट इज HCl ZnCl2। तो OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो आपको मिलेगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ लूकस रिएजेंट गिव्स यू आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन? तो इन कन्वर्जन को कैसे करोगे? पहले आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू एसीटोन। तो अब आपको क्या करना है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेना है, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लिया और उसको कन्वर्ट करना है आपको एसीटोन में, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या है? एक्चुअली ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। याद रखें, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हो क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये यहाँ पे मैंने यूज किया क्रोमियम ऑक्साइड दैट इज CrO3। नेक्स्ट है 2-methyl prop-2-ol to 2-methyl propene, ठीक है, तो 2-methyl prop-2-ol to 2-methyl propene। तो पहले आप ड्रॉ कर ले 2-methyl prop-2-ol, तो ये है एक्चुअली आपका प्रोपेन, ठीक है, तो उस पे 2 पे मिथिल है, 2 पे OH है, तो 2-methyl prop-2-ol ये हो गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है 2-methyl propene पे, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हुआ आपका 2-methyl propene। तो 2-methyl propanol टू 2-methyl propene, मतलब आपको यहां से OH और हाइड्रोजन निकालना है, मतलब आपको वाटर लूज करना है, मतलब ये हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्योंकि वाटर लूज हो रहा है। तो आपको यहां रिएजेंट यूज करना होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अलॉन्ग विथ हीट। तो आपको मिल जाएगा 2-methyl propanol टू 2-methyl propene। नेक्स्ट, एसीटोन टू 2-methyl prop-2-ol। तो एसीटोन टू 2-methyl prop-2-ol करना है। तो अब आपका एसीटोन का स्ट्रक्चर है ये, तो एसीटोन ले लिया आपने,
अब आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है, 2-methyl prop-2-ol में, करेक्ट। तो ये है आपका 2-methyl prop-2-ol, ठीक है। आपको एसीटोन को कन्वर्ट करना है 2-methyl prop-2-ol में। तो आप यहां पे ध्यान दें कि एसीटोन में तो सिर्फ 3 कार्बन है, बट 2-methyl prop-2-ol में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, करेक्ट। तो आपको एक कार्बन और एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है, तो आप वो यूज कर सकते हो ग्रिडनर्स रिएजेंट से, तो CH3MgBr से। तो यहाँ पे आपका CH3 जो है वो इधर एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2-methyl prop-2-ol। तो acetone to 2-methyl prop-2-ol reagent is Grignard's reagent, that is CH3MgBr. Next, compound A with molecular formula C6H5Cl, ठीक है। कंपाउंड A है, उसका फॉर्मूला है C6H5Cl, उसको फ्यूज किया गया है NaOH के साथ। C6H5Cl से समझ जाइए, C6H5 होता है बेंजीन रिंग के लिए और बेंजीन रिंग पे एक Cl लगा हुआ है, ये समझ जाइए। तो क्या है, क्लोरोबेंजीन, उसको फ्यूज करवाया गया है NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आपको मिल रहा है कंपाउंड बी। कंपाउंड बी को जब आप ट्रीट कर रहे हो डाइल्यूट HCl के साथ तो दे रहा है कंपाउंड सी, और कंपाउंड सी को एक पर्टिकुलर कार्बोलिक ऑर्डर है। कार्बोलिक ऑर्डर मतलब होता है फिनोलिक ऑर्डर, कार्बोलिक मतलब फिनोलिक, याद रखें। तो कार्बोलिक ऑर्डर है मतलब फिनोलिक ऑर्डर, मतलब फिनॉल फॉर्म हो रहा है। तो जो कंपाउंड ए है वो तो मैंने यहां पे बता दिया, ये बेंजीन रिंग प्लस Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन, और कंपाउंड सी है कार्बोलिक ऑर्डर है मतलब फिनॉल है, ठीक है। अब आपको उनका रिएक्शन लिखना है और कंपाउंड सी का यूजेस बताना है। तो कंपाउंड जो ए है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन दैट इज C6H5Cl। कंपाउंड सी क्या है, कार्बोलिक ऑर्डर वाला कंपाउंड दैट इज फिनॉल C6H5OH, ठीक है। अब बीच में बी है, तो जो क्लोरोबेंजीन को आप NaOH के साथ फ्यूज करोगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड दैट इज कंपाउंड बी। तो ये है आपका ए, वो दे रहा है कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी को जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा कंपाउंड सी दैट इज फिनॉल। इस रिएक्शन का नाम है डो प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डो प्रोसेस, विच कन्वर्ट्स क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल वाया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो क्लोरोबेंजीन व्हेन फ्यूज्ड विद NaOH at high temperature and pressure followed by dilute HCl treatment gives you phenol। तो अब आपको बताना है नेक्स्ट यूजेस ऑफ कंपाउंड सी दैट इज यूजेस ऑफ फिनॉल। तो पहला यूज, फिनॉल जो है वो यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जैसे कि बैकेलाइट, या फिर फिनॉल यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक इन बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स जैसे कि एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, कैलेमेनाइन लोशंस, फ्लोर क्लीनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। दो रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला वाला जिसमें देखेंगे हम, पहला वाला रिएक्शन में क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपको क्या करना है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में दैट इज CH3CH2OH में। तो ये है आपका मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। तो आप कैसे करोगे, तो ग्रिडनर्स रिएजेंट है, तो मैंने बताया है ग्रिडनर्स रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिडनर्स रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो ग्रिडनर्स रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका रिएक्शन ऐसा है, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड और वो रिएक्ट हो रहा है अब ग्रिडनर्स रिएजेंट के साथ CH3MgBr के साथ, और यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है, सॉरी डेल्टा नेगेटिव है, और ये है डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे जुड़ेगा और ये ऐसे ओपन होगा और आपको मिलेगा एडक्ट जो अनस्टेबल है। तो ये हुआ आपका ये OMgBr एंड यहाँ पे जुड़ गया CH3। अब आप इसको ट्रीट करोगे एसिड के साथ तो आपको मिल जाएगा आपका इथिल अल्कोहल।
तो इस तरह से आपको मिला इथेनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सेकेंड रिएक्शन में क्या है, इथेनॉल दैट इज C2H5OH, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। इथेनॉल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे वो देगा ईस्टर प्लस एसिटिक एसिड। तो इतना पार्ट ना एक्चुअली कट हो जाएगा और इससे हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा एसिड, और बाकी के जो ये पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएंगे और देंगे ईस्टर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ गया O C2H5, तो एक तो मिला आपको ईस्टर प्लस जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH दैट इज एसिड। तो इथेनॉल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड गिव यू ईस्टर प्लस एसिड। तो ये है दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन। कार्बोलिक एसिड हमेशा याद रखें, ये मतलब फिनॉल होता है, तो कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल। तो आपको रिएक्शन देना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। और नेक्स्ट बताना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यदि कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल के साथ रिएक्ट करे एट 373 केल्विन तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट, जब एनिलीन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ दैट इज NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर, तब हमको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसे हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा फिनॉल। इसका मतलब एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2, HNO2 कहां से बना, NaNO2 और HCl से। तो HNO2 बनता है पहले NaNO2 प्लस HCl एट 273 केल्विन, तो HNO2 बनता है, और HNO2 रिएक्ट होता है एनिलीन के साथ देने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यह है बेंजीन, यह है डाइजोनियम और यह है क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, और उसको यदि आप फर्दर हाइड्रोलिसिस दैट इज वाटर डेथ ट्रीट करोगे तो मिलेगा फिनॉल प्लस N2 गैस। नेक्स्ट सब पार्ट है ये क्वेश्चन का कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन फिनॉल। तो ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एंड एट 373 केल्विन प्लस फिनॉल विल गिव यू पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो याद रखें, जब फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 273 केल्विन पे रिएक्ट कर रहा था तो दे रहा था ऑर्थो प्रोडक्ट, और जब वो 373 केल्विन पे रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 4 मार्क। पहला, राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो पहला क्या है, फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी में राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। तो पहले आपको बताना है फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, और फिर इस रिएक्शन का नाम भी बताना है। फिर बताना है कि यदि इस रिएक्शन में एक्चुअली क्लोरोफॉर्म यूज होता है, ठीक है, इस रिएक्शन के कन्वर्जन में क्लोरोफॉर्म यूज कर रहा है, तो यदि आप क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज करोगे तो क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन है, पहले फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिर उसका उस रिएक्शन का नाम, और फिर बताना है CH3 की जगह यदि CCl4 यूज करो तो क्या होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली है राइमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये राइमर-टाइमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में फिनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ दैट इज CHCl3 के साथ, इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, और आपको मिलता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो याद रखें, फिनॉल पहले किसके ट्रीट होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे आप ट्रीट करोगे एसिड के साथ, तो आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन का नाम है राइमन-टीमन रिएक्शन। तो ये देखिए, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, फर्स्ट इट विल गिव इंटरमीडिएट, तो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, और क्लोरोफॉर्म का जो CHCl3 है उसमें से Cl2 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये इंटरमीडिएट बना जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसको NaOH के साथ ट्रीट कीजिए तो ये पार्ट जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन, तो Cl2 दोनों लूज होगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट है जिसके साथ आप H3O+ को ट्रीट करोगे तो आपको मिलता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये वापस जो है Na हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में यदि आप इस पोजीशन पे
क्लोरोफॉर्म की जगह आप यूज करो कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, तो आपको सैलिसिल्डिहाइड की जगह प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो यदि आपको सैलिसिल्डिहाइड बनाना है तो इस पोजीशन पे यूज कीजिए क्लोरोफॉर्म, और सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो इस पोजीशन पे यूज कीजिए CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन दे रहा है जब रिएक्शन वो कर रहा है सोडियम मेटल के साथ। फिर इट फॉर्म्स एल्डिहाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O, और वो कौन सा एल्डिहाइड बना रहा है C2H4O, जब वो पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट दैट इज PCC के साथ ट्रीट हो रहा है तब वो दे रहा है C2H4O वाला एल्डिहाइड। तो आपको इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन का दो सब पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड ये कि आपको अल्काइल अलाइल ईथर्स में अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो प्रूफ करना है और बताना है कि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो हमें बताया गया है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वो जब ऑक्सीडाइज होता है पीसीसी के साथ तो देता है एक कंपाउंड दैट इज C2H4O एल्डिहाइड, ठीक है। तो C2H4O को यदि आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो तो एल्डिहाइड में क्या होता है CHO ग्रुप, तो यही एल्डिहाइड है। तो इसमें से एक C एक H और एक O निकल गया, अब बचा क्या सिर्फ CH3। तो यदि आप उसको जोड़ लो तो आपको मिलता है एसिटाल्डिहाइड। मतलब मुझे ये एल्डिहाइड पता चल गया, ये एल्डिहाइड क्या है एसिटाल्डिहाइड। कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है तो मैंने उसे इस फॉर्मूला में से CHO निकाल लिया, जो भी बचा वो CHO को ज्वाइन कर लिया तो मिला मुझे एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड है ये वाला एल्डिहाइड। अब हमें एसिटाल्डिहाइड तो पता चल गया, अब हमें अल्कोहल के तक पहुंचना है। तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो कब फॉर्म हुआ, जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ। तो एसिटाल्डिहाइड जब रेड्यूस होगा तो अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मैं बता रही हूं, देखिए एसिटाल्डिहाइड कब फॉर्म हो रहा है, जब आपका अल्कोहल पीसीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तब आपका एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। तो यदि एसिटाल्डिहाइड को आप रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, कोई भी रिएजेंट के साथ आप रिड्यूस कर दो एसिटाल्डिहाइड को, तब तो ऑटोमेटिकली आपको वही अल्कोहल वापस मिलेगा। तो एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होने के बाद हमेशा देता है प्राइमरी अल्कोहल। तो आपका अल्कोहल कौन है इथेनॉल, तो आपका अल्कोहल है इथेनॉल। तो मैं उल्टा गई तो इथेनॉल मिल गया, तो मुझे पता चल गया मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है अल्कोहल दैट इज इथेनॉल। तो अब मैं रिएक्शन करती हूं तो क्या कहा है, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है सोडियम मेटल के साथ। तो ये है मेरा इथेनॉल, उसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कीजिए तो वो आपको देगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हो गया। और आप इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करोगे पीसीसी दैट इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ तो आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला C2H4O। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि अल्काइल अराइल ईथर्स में जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये है आपका अल्काइल अराइल ईथर, ठीक है। इसमें जो ये अल्कोक्सी ग्रुप है दैट इज OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप मतलब OR ग्रुप। कोई भी एरोमेटिक ईथर में वो एक्चुअली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब इनकमिंग जो भी न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसे वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही भेजेगा, ना कि मेटा पोजीशन पे। तो हमेशा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके ज्वाइन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ना कि मेटा पे। मेटा पे नहीं कभी ज्वाइन होगा। तो ऐसा क्यों, तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रूफ करते हैं। तो ये है आपका अल्काइल ईथर जिसमें अल्कोक्सी का ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, देखिए यहां से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। तो ये है आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉन्ड है उस पर डबल बॉन्ड बनवाइए और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसको खुलवा के इस कार्बन पे नेगेटिव बनवाइए। तो ये देखिए नेगेटिव आया और यहाँ डबल बॉन्ड आया, बाकी वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया
ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई इसलिए पॉजिटिव, यहाँ कार्बोकेटायन बना इसलिए नेगेटिव, सॉरी कार्बेनियन बना क्योंकि बॉन्ड ओपन हो गया इसलिए नेगेटिव, और बाकी बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही। अब ये जो नेगेटिव बॉन्ड है वो नेक्स्ट जगह पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड ओपन होकर नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना। देखिए अब नेक्स्ट में ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यही हुआ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ओपन होके वापस न्यूट्रल कर देगा। तो आपने शुरू किया था देखिए डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ, अब एंड में कहा है डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जहां पहले सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो गया, जहां डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया। तो आपको याद रखना है फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, पर जहां डबल था आप सिंगल, जहां सिंगल था वहां डबल। तो अब आप इस पोजीशन, इस स्ट्रक्चर में जब नोटिस करोगे, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, देखो 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पे। तो ये प्रूफ करता है कि दोनों ऑर्थो और ये एक पैरा पोजीशन आपके इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए प्लस आर इफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट, दैट इज प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट में ओ आर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है एक पैरा और 2 ऑर्थो पोजीशन पे, और इसलिए अल्कोक्सी दैट इज ओ आर ग्रुप प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर डाइइथिल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और फिर उसमें आपको बताना है व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो आपको पहले क्या है, डाइइथिल ईथर प्रिपेयर करना है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब अल्कोहल को आप हीट करोगे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक तो ईथर या फिर अल्कीन, डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका अल्कोहल कन्वर्ट होगा ईथर में या अल्कीन में। कम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है ईथर में, हाई टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है अल्कीन में। तो एग्जांपल है कि डिहाइड्रेशन जो है इथेनॉल का विथ H2SO4 आपको देता है इथॉक्सी ईथेन। ठीक है, तो आपको ये बताना है डाइइथिल ईथर प्रिपेयर करना है किससे, अल्कोहल से। तो इथेनॉल को यदि आप डिहाइड्रेशन करवाओ H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, दैट इज डिहाइड्रेशन होगा वहां पे, और वहां पे डिहाइड्रेशन के बाद बनेगा इथॉक्सी ईथेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए मैं बता रही हूं। तो ये है आपका 2 इथेनॉल, करेक्ट, इसे मैं ऐसे ड्रॉ करती हूं। तो ये है 2 इथेनॉल, इनमें से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और बाकी के जो पार्ट है वो ज्वाइन हो जाएंगे और देंगे इथॉक्सी ईथेन। बट इस रिएक्शन की 2 ड्रॉबैक्स है, 2 लिमिटेशंस। पहला, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बन सकता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। इसमें सिर्फ सिमेट्रिकल मतलब वो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप वाले ही ईथर बन सकते हैं। दूसरा, यदि आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो आपको सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल भी मिलने लगता है, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल अल्कीन में भी कन्वर्ट होने लगता है। तो आपको सिर्फ ईथर नहीं अल्कीन भी मिलता है यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो ये 2 लिमिटेशंस है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइइथिल ईथर विद दिस रिएजेंट्स। तो ये रिएजेंट्स को यदि आप डाइइथिल ईथर के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहला है डाइइथिल ईथर विद डाइल्यूट H2SO4। तो ये है आपका फर्स्ट डाइइथिल ईथर, दैट इज C2H5O, C2H5O। तो डाइइथिल ईथर विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिलता है इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो डाइइथिल ईथर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 गिव यू इथेनॉल। नेक्स्ट है डाइइथिल ईथर विद PCl5। ठीक है, तो डाइइथिल ईथर ऑन रिएक्शन विद PCl5 and heat
will give you ethyl chloride, तो देगा C2H5Cl. तो डाइथिल ईथर with PCl5 give you ethyl chloride plus POCl3. ठीक है, and that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to ask me on askyourdoubt04@gmail.com and even in the comment box. इस वीडियो में मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए वेरी मच थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी या कमेंट बॉक्स में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।